हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे। आज का आपका क्विज नंबर 13 का डिस्कशन रहने वाला है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, हु रोट अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी थी? सो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी। सो द करेक्ट आंसर इज़ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय द्वारा बहुत ही फेमस बुक थी अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं। लाला लाजपत राय इज़ द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हमारा बी था। ठीक है, सो इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। इन्होंने और भी कुछ अच्छी अच्छी बुक्स लिखी थी, उसमें से एक बुक हमारी इनकी एक और भी बुक थी, वो भी काफ़ी फेमस है, पेपर में आता है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप उसको नोट्स बना सकते हैं अपने। अनहैप्पी इंडिया तो लिख ही लीजिए, गिवन रिटन बाय लाला लाजपत राय। एंड द मैन इन हिज वर्ड, द मैन इन हिज वर्ड भी पेपर में बहुत बार आता है। द मैन इन हिज वर्ड ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, सो इनसे रिलेटेड थोड़ी सी आपको डिटेल और दे देती हूँ। लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। सो हमारा क्वेश्चन क्या है? लाला लाजपत राय का जन्म। सो अगर आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जाननी है तो वो भी आपको मैं बता ही दूँगी कंप्लीट भी। उसके बारे में मैं जीके की वैसे और अच्छी अच्छी जो हैं काफ़ी सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी। इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी को। 28 जनवरी बहुत बार डेट पूछी जाती है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865। 28 जनवरी 1865। ठीक है, 28 जनवरी 1865। और इनकी मृत्यु, अगर मृत्यु पूछी जाए तो 17 नवंबर। अब आप कहेंगे ये डेट लर्न नहीं होती। सो डेट कुछ एक हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करनी होती हैं। सो इनकी इंपॉर्टेंट है ये डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ और है, बहुत फेमस थे। इनको क्वेश्चन अराइज ये हो सकता है, पंजाब केसरी किसको कहा गया है? पंजाब केसरी किसको कहा गया है? 4 ऑप्शंस मान लो, यही 4 ऑप्शंस आ गए। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी। सो पंजाब केसरी भी इन्हीं को ही कहा गया है। सो करेक्ट आंसर इज पंजाब केसरी। भी अगर पूछा जाए एक ही क्वेश्चन में, मैं आपके कितने सारे क्वेश्चंस कवर अप करा रही हूँ, पंजाब केसरी भी पूछा जाए तो करेक्ट आंसर इज लाला लाजपत राय। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जय हिंद। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था कि जय हिंद जय हिंद जो स्लोगन है वो किसने दिया? जय हिंद स्लोगन किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद स्लोगन किसने दिया था? SC की फुल फॉर्म क्या थी? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सो इनका करेक्ट आंसर हमारा क्या है? C इज़ द करेक्ट आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद स्लोगन दिया था। अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी अगर मृत्यु की बात की जाए तो 18 अगस्त 1945। ठीक है, सो आप ये भी इम्पॉर्टेंट डेट दोनों लर्न कर सकते हैं नोट्स में, स्टार बना के, पॉइंट्स टू रिमेंबर लिख के, कैसे भी करके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज़ ब्लू रेवोल्यूशन। ये सभी का सही था। ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति, हमारा फिश प्रोडक्शन है। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला है द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटर रेनफॉल। ये वाला इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इसका सही आंसर दिया, बहुतों ने गलत भी दिया। द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल, वर्ल्ड हमारे पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का हाईएस्ट वाटरफॉल हमारा है वेनेजुला। कहाँ पे है? द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इज़ इन, कहाँ पे है? वेनेजुला। वेनेजुला में प्रेजेंट है, सी करेक्ट आंसर है। लेकिन उस अगर हाईएस्ट वाटरफॉल का नाम पूछे, सो द करेक्ट आंसर इज़ एंजल। करेक्ट आंसर इज़ एंजल वाटरफॉल। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर, वाटरफॉल को हिंदी में बोलते हैं जलप्रपात, तो इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? एंजल जलप्रपात। हिंदी में भी लिख दूँ, सो करेक्ट आंसर इज़ एंजल जलप्रपात। ठीक है, सो ये हमारा वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल जलप्रपात। अगर इसकी हाइट पूछ ली जाए आपसे तो इसकी हाइट है 2648 फीट। 2648 फीट। अगर इसकी हाइट के बारे में बात करें तो इस पॉइंट्स टू रिमेंबर में आप लिख सकते हैं ये भी। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, ये वाला बहुत सारे कैंडिडेट्स का गलत था। व्हेन वाटर इज़ हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री से 10 डिग्री इट्स वॉल्यूम। अगर हमारा वाटर 0 डिग्री से 10 डिग्री पे हीट किया जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? उसका वॉल्यूम हमारा पहले डिक्रीज़ होगा एंड देन इंक्रीज़ होगा। 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है ये। फर्स्ट डिक्रीज़ एंड देन इंक्रीज़,
पहले डिक्रीज़ होगा फिर इंक्रीज़ होगा। आज के बाद आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका पेपर में आता है तो गलत नहीं होगा अब। सो पहले हमारा 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस अगर हमारा हीट हो रहा है पानी, तो उसका वॉल्यूम पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी डेंसिटी, बिकॉज इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस, क्योंकि उसकी डेंसिटी बढ़ गई। उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, कहाँ तक बढ़ेगी? 4 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी ऑफ आइस मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो वहाँ तक हमारी पहले डिक्रीज़ होगी और फिर हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी बिकॉज ऑफ डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि हमारी डेंसिटी, इसका वॉल्यूम क्यों डिक्रीज़ हो रहा है? पहले इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ इसलिए हो रहा है क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और ये 4 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा हमारा। आगे बात करते हैं, अब हमारा आ गया इंग्लिश के क्वेश्चंस। इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, आई विल मीट यू आफ्टर आई शैल अराइव। देखो इसके अंदर यहाँ पे विल आ रहा है और यहाँ पे शैल आ रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होता इंग्लिश में कि विल और एक जगह विल आ गया फर्स्ट साइड और फिर हमारा सेकंड में शैल या विल दोबारा आ रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होता, शैल या विल दोबारा नहीं आता। सो अगर एक साइड विल आ गया तो सेकंड साइड में सिर्फ V1 आएगा। यहाँ पे विल प्लस V1 या फिर शैल भी हो सकता है। विल शैल प्लस V1 अगर एक साइड आ जाता है तो दूसरी साइड कभी भी विल शैल दोबारा यूज़ नहीं होता, सिर्फ V1 आता है। ये रूल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आई विल मीट यू आफ्टर आई अराइव। बस इसका बी आंसर करेक्ट है, आफ्टर आई अराइव। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बीइंग ए रेनी डे, वो वाला जो क्वेश्चन था हमारा 10th का था, ये 6th क्वेश्चन 10th का क्वेश्चन था। ये जो 7th क्वेश्चन है ये हमारा किसका क्वेश्चन था? प्रोनाउन का। प्रोनाउन में मैंने ये चीज़ करा रखी है, बीइंग ए रेनी डे। आई थिंक मैंने ये वाला एग्जाम्पल भी एज इट इज़ ही करवा रखा है जो मैंने दिया है। बीइंग ए रेनी, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैंने ये कराया हुआ है। बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। बीइंग से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, हमारा ये प्रोनाउन का एरर था। सो ये गलत था हमारा। यहाँ से इसमें क्या करेक्ट होगा? इट बीइंग ए रेनी डे। इट बीइंग ए रेनी डे, सो ए में ही एरर था। कहाँ एरर था? ए में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से हु इज़ बेटर ऑफ द 2 प्लेयर्स। अब इसमें 2 प्लेयर्स की बात करी है, मीन्स 2 लिविंग के बारे में बात की है। जहाँ भी लिविंग हु और विच में बहुत सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूज़न हुई थी। सबने ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने इसका बी आंसर दिया। बी आंसर नहीं आएगा। कोई कह रहा था विच इज़ द बेटर, कोई कह रहा था हु इज़ बेटर, दा हटा रहे थे। तो इसके अंदर ये मैं बताती हूँ एरर क्या है। इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। इसके अंदर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें कोई भी एरर नहीं है। जो विच है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है और मोस्टली केसेस में हमारा जो हु है वो लिविंग थिंग्स के लिए आता है। सो ये पूरा अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट था, तो इसमें कंप्लीट ठीक था, तो इसमें नो एरर आएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं लिटिल कॉमन सेंस। लिटिल कॉमन सेंस ये भी हमारा किससे था? ये एडजेक्टिव से था। ठीक है, ये एडजेक्टिव से था। एडजेक्टिव का एरर था। मैंने एडजेक्टिव के अंदर आपको ए लिटल, लिटल, द लिटल, ए फ्यू और द फ्यू ये सारे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो इसके अंदर लिटिल कॉमन सेंस, मैंने लिटिल के बारे में बताया था। लिटिल जो होता है ना वो ना के बराबर होता है। लिटिल का अपने आप में हिंदी मतलब होता है ना के बराबर। सो ना के बराबर लिख लेने इसे पूरा हिंदी में। तो यहाँ पे लिटिल नहीं आएगा। सो एरर हमारा क्या था? यहाँ पे लिटिल ना आके क्या आना चाहिए हमारा? ए लिटिल। सो तब हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज़ ए लिटिल। ठीक है, इसका हमारा फर्स्ट में एरर था, बाकी सारा सही है। ए लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग यू ए लॉट ऑफ प्लेजर। ए लिटिल का मतलब होता है कुछ, कम, थोड़ा, और लिटिल सिर्फ होता है ना के बराबर। अगर हम दा लिटिल की बात करें, दा लिटिल क्या है? थोड़ा या ज़्यादा, थोड़ा या ज़्यादा, जितना भी है, चाहे थोड़ा है या ज़्यादा है, दा लिटिल आएगा उसमें। ए लिटिल में आता है कुछ, कम या थोड़ा, और सिर्फ अगर लिटिल है तो वो ना के बराबर है, जो कि गलत होगा यहाँ पे। ठीक है, अगला है आज का आखिरी क्वेश्चन, फियर ऑफ वाटर। बहुत इजी था ये, सभी ने सही आंसर दिया। फियर ऑफ वाटर हमारा होता है हाइड्रोफोबिया। फियर ऑफ वाटर क्या होता है? हाइड्रोफोबिया इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, बाकी भी हम देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा नज़र मार लेते हैं। फियर ऑफ वाटर का तो हाइड्रोफोबिया आंसर है। अगर हम बात करें क्लेस्ट्रोफोबिया, क्लेस्ट्रोफोबिया हमारा क्या होता है? फियर ऑफ स्मॉल प्लेसेस, जिसमें स्मॉल प्लेसेस से जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं क्लेस्ट्रोफोबिया। अगला है इनसोम्निया। इनसोम्निया का हमारा क्या मतलब होता है? इनसोम्निया है मतलब कि इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि स्लीपिंग की हैबिट्स, मतलब कि पुअर स्लीपिंग हैबिट्स बोल सकते हैं आप इसे। डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, ये सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब लास्ट है हमारा ऑब्सेशन। ऑब्सेशन के अंदर ऑब्सेशन का आप ये कह सकते हैं कि जो कोई किसी पर्सन या फिर कोई थिंग की भी बात कर रहा है, किसी और के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, दैट यू थिंक अबाउट मच किसी पर्सन के बारे में। अ पर्सन और थिंग, अगर हम इसकी एक सेंटेंस कंप्लीट में बनाऊँ, अ पर्सन और थिंग
कोई भी पर्सन के बारे में या फिर किसी थिंग के बारे में दैट यू थिंक अबाउट मच, टू मच। ठीक है, आप इसे पूरा लिख लेना। या फिर आप ऐसा कीजिए, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे आपको पूरा अच्छे से ऑब्सेशन का लिख ही देती हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम, 1 ही मिनट लगेगा, क्या जा रहा है हमारा। ठीक है, समझ आना चाहिए। अबाउट टू मच, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहना, विचार करते रहना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा ऑब्सेशन। क्लियर? आई थिंक आपका आज का आखिरी वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा, लास्ट डाउट जो हमारा 10th था। 1 सेकेंड। ठीक है, हो गया ये सारे क्लियर। फियर ऑफ वाटर का करेक्ट आंसर है हमारा बी, इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोफोबिया। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पेज में, क्विज नंबर 14 में। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। कोर्स भी हमारा जो है पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन पे चल रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7015153730 पे। बाय बाय।